East Asia, Southeast Asia, Africa, Middle East, Europe, even in the Caribbean islands. There is hardly a region where our PM has not gone on a state visit. हमने कभी allow नहीं किया कि क्वाड एक military alliance बन जाए. Alliance में क्या होता है? Collective defense का system होता है. तो आप सोचिए कल को अगर US and China go to war, meaning by alliance हमें उस war में enter करना पड़ेगा because we're alliance partners. When it comes to Pakistan versus India, the US will always support Pakistan. When it comes to India versus China, the US will support India. तो ये डबल स्टैंडर्ड के बेस पे हम कैसे किसी के साथ अलायंस अगर हम करते भी, आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको बता रहा, हम कैसे बेस करते हैं? अगेन चाइना के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो इंडिया की जो मेजर प्रॉब्लम्स आज की हैं फ्रॉम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, वो थ्रेट चाइना ही है. तो लॉन्ग टर्म में इट विल बी बेनिफिशियल कि अगर इंडिया और चाइना जो डिफरेंसेस हैं वो सॉर्ट कर सकें. इंडियन इन्फ्लुएंस है इन चाइनीज थिंकिंग, सोसाइटी, कल्चर, बिकॉज ऑफ बुद्धिज्म, लिटरेचर. इंडिया वाज ऑलवेज द गिवर विद रिगार्ड्स टू चाइना. हमने रिलीजन दिया, हमको कल्चर दिया है, उन्होंने उसको बोला कि दैट वाज अ बिग रीजन, सो वी बिकेम वीक एज सोसाइटी. इश्यूज जो है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, बाउंड्री डिस्प्यूट है, इट फेवर्स चाइना. They want to keep us needling in our borders. आप ये कह रहे हैं, मैंने सोशल मीडिया पे एक किसी का पोस्ट देखा मैंने जो काफी धूम मचा रहा है कि मोदी जी अभी हमें ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ऑपरेशन तंदूर चाहिए. एनी एक्ट ऑफ वायलेंस और टेररिज्म फ्रॉम हियर, उसको हम एक फुल फ्लेजेड वार की तरह मानेंगे. जवाब तो आएगा, करारा जवाब आएगा, लेकिन फुल फ्लेजेड कॉन्फ्लिक्ट हमारे इंटरेस्ट में नहीं है. मैं और आप यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, माय गेम इज नॉट टू प्रेडिक्ट, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि जरूर होगा. ऑपरेशन सिंदूर 1.0 से इट विल बी मोर ब्रूटल. वी कैन ओनली वेट एंड वॉच. हाय सर, वेलकम टू द चैनल. आई थिंक बड़ा रेलेवेंट डिस्कशन होगा क्योंकि आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है इंडिया का, सो इट विल बी वेरी गुड कि हम लोग जानें कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो कैसी चल रही हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज़. हमारा इक्वेशन कैसे है, जैसे हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, बड़े सारे इसमें छोटे-छोटे डायनामिक्स हैं. और कैसे ये बड़ी कंट्रीज़ के साथ लाइक रशिया, यूएस, जो पूरा जियोपॉलिटिक्स चल रहा है, उस चीज़ पे हम आज आपके एक्सपर्ट ओपिनियन चाहेंगे. सो थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग. Thank you for having me. It's an honor and my pleasure to be here, Aditya. Thank you so much. तो सर, अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का हम एक ब्रॉडर पिक्चर देखें और आपके पर्सपेक्टिव से ये कहती चल रही है, आर वी फेलिंग, आर वी सक्सीडिंग, जो हम स्टेप्स ले रहे हैं, मतलब हम कोई बायस्ड ओपिनियन नहीं गवर्नमेंट के अगेंस्ट या प्रो गवर्नमेंट, बट हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे चल रही है अभी आपके हिसाब से? जी देखिए, पहला सवाल ही बहुत लोडेड क्वेश्चन है, बट क्योंकि मैं एक एकेडमिक बैकग्राउंड से आता हूं, मैं आपको ये बता दूं कि डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी जो है, इट्स नॉट अ जीरो सम गेम. जीरो सम गेम क्या है कि समवंस एब्सोल्यूट गेन इज नॉट समवंस एब्सोल्यूट लॉस. इसमें क्या होता है ना, अगर हम ऐसे देखें फॉरेन पॉलिसी को कि फेलर है, सक्सेस है, इट्स नॉट द करेक्ट वे टू अंडरस्टैंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी नेशन. इन आवर केस अगर मैं इंडिया की बात करूं, आवर नेशन इंडिया, अब देखेंगे पहले की सरकारें जो थी उनमें सबने अच्छा काम किया है. सब में कुछ कुछ खामियां थी. वो एक नेचुरल प्रोसेस है पॉलिसी का, पॉलिसी मेकिंग का, पॉलिसी एग्जीक्यूशन का. बट करंट जो एस्टैब्लिशमेंट है इन पावर एट द सेंटर, their primary focus or one of their primary focuses have been on foreign policy and strategic engagements. If we talk about our foreign policy across regions, अब देखिए, East Asia, Southeast Asia, Pacific, Indian Ocean, Pacific Rim, Africa, Middle East, Europe, even in the Caribbean islands, there is hardly a region where our PM has not gone on a state visit. इसका मतलब क्या है अगर हम समझे, there could be two things here. One, we have tried to look into regions, countries जो आज तक या अब तक हमारे फॉरेन पॉलिसी विजन में इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे. Second, it could also signal that we as a nation are growing. We as a nation are becoming more influential, more significant. एंड जो ग्लोबल अफेयर्स है वर्ल्ड में, आज आप देखिए किसी भी ग्लोबल डिसीजन में इंडिया का नाम जरूर होगा. इनफैक्ट नाम कैसे होगा, इंडिया विल बी वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर्स. एंड बिकॉज ऑल्सो वी हैव एन एक्सटेंडेड इंडियन डायस्पोरा which is well loved, well respected across the globe. And
I mean, among the most educated, most affluent. So already we have an image where Indians or anything from India are positive contributors to society. Now, this government, when you talk about foreign policy, हमारा ये रहा है कि हमने अपनी engagements बढ़ाई हैं. We have also expanded our डिफेंस इन्फ्लुएंस. हमने अपनी जो डिफेंस मैरीटाइम इन्फ्लुएंस है हमने बढ़ाई है. कुछ ऐसे रीजन्स जो है जैसे मिडिल ईस्ट, जहाँ पे जो ट्रेडिशनल पावर्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं आज. बट अगर आप देखें फ्रॉम द लेंस ऑफ सुपर पावर पॉलिटिक्स, वी आर अ वेरी स्टेबल पावर. हम एक ऐसा देश है जो एक पॉजिटिव रोल हम प्ले कर रहे हैं, और दुनिया ऐसा चाहती है कि हम एक एक्सपांडेड रोल प्ले करें इसमें. लेकिन ऑफ कोर्स इफ यू टॉक प्योरली अबाउट फॉरेन पॉलिसी, ऐसा होता है कि चैलेंजेस आएंगे. अगर आपने पूछा कि सक्सेस क्या है, फेलियर क्या है, चैलेंजेस में जैसे आज जो हो रहा है, करंट इनकम्बेंट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने टैरिफ वॉरफेयर किया है देशों के साथ. कुछ देशों ने क्या किया है जो कि ट्रेडिशनल एलाइज है यूएस के, उन्होंने यूएस के टैरिफ को फॉलो किया है. दे वेंट अहेड, रेस्पेक्टेड देम एंड काउंटर टैरिफ नहीं लगाया है. यूएस की जो डिमांड्स थी उन्होंने एक्सपेक्ट किया है उसको. जब हमारे देश की बात आती है इंडिया, आपने देखा होगा द गवर्नमेंट डिड नॉट बेंड. हमने एक स्टांस रखा, बहुत प्रेशर आए हम पे. फॉर एग्जांपल, हमें रशियन ऑयल नहीं खरीदना चाहिए, हमें बंद करना चाहिए. उन्होंने यहाँ तक कहा कि सबसे प्रमुख कारणों में सबसे ऊपर ये है कि भारत रशिया से ऑयल खरीदता है. लेकिन हमने हमारे इंटरेस्ट्स को रखा सामने. और ये एक डिफरेंस अगर आप देखेंगे पहले की सरकारों में, पहले ऐसा भी हुआ था कि 2000s में इंडिया साउथ चाइना सी में वियतनाम के साथ ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहा था. चाइना ने प्रोटेस्ट किया, डिस्पाइट कि वो चाइना के टेरिटोरियल वाटर्स में नहीं था. हमने बैक ट्रैक किया. आज ऐसी स्थिति है कि इधर चाइना, यूएस भी हम पे प्रेशर डाल रहा है. हमारे पास उतना कॉन्फिडेंस है, उतना पेस है, और वो विजन है कि हम किसी भी दबाव में ना आए. तो फेलियर और सक्सेस, आप इसका नुआंस समझिए. हमने अपनी एंगेजमेंट बढ़ाई है, दुनिया हमारी तरफ देखती है कि भारत क्या बोल रहा है, भारत इस चीज को कैसे डील करना चाहता है. एंड सबसे बड़ी अगर सक्सेस मैं वैसे बोलूं, ग्लोबल साउथ जो कम्युनिटी है जिसको मेजर पावर्स ने ओवरलुक किया है, ओवरलुक करने के पहले एक्सप्लॉइट किया है फॉर नेचुरल रिसोर्सेज. आप देखिए कोई भी कॉलोनाइजिंग पावर, ब्रिटेन, ऑल ऑफ यूरोप, दे हैव डन वन, एक्सप्लॉइट किया है रिसोर्सेज. एक्सप्लॉइट करने के बाद जब एंटी कॉलोनाइजेशन मूवमेंट्स हुए देशों में, दे बिकेम सेल्फ इंडिपेंडेंट. उसके बाद से उनको भूल गया. तो इसमें क्या हुआ है, भारत, वी हैव फाउंड अ वे. हम आज एक ब्रिज है ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच. एंड ग्लोबल साउथ इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट हो रहा है ग्लोबल अफेयर्स में. ग्लोबल साउथ मतलब अफ्रीकन रीजन हो गया ना. देखिए, ग्लोबल साउथ मतलब द सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड, जिसमें एक्चुअली इंडिया को भी गिना जाता है, येट टू बी डेवलप्ड नेशन. जिसमें थर्ड वर्ल्ड अगर बोले, वैसे टेक्निकली चाइना भी आता है, बट आज के सेंस में ग्लोबल साउथ अगर बोले, लीस्ट डेवलप कंट्रीज, जिनको कोई तक पूछता नहीं है. अगर कोई कंपनी या कोई गवर्नमेंट उनसे डील कर रही है तो उनके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने कर रही है. दे डोंट हैव अ वॉइस. अब कोविड के टाइम पे देखिए क्या हुआ. द सो कॉल्ड सुपर पावर्स, यूरोप, द सिविलाइज्ड नेशंस, जो कहा करते थे कि व्हाइट मैन्स बर्डन है हमारा, हमें कॉलोनाइज करना पड़ेगा इन्हें, वो कहाँ थे? हु स्टेप्ड अप? ना यूएस, ना चाइना, neither did यूरोप. इट वाज इंडिया. वैक्सीन मैत्री, वहां से लेके वैक्सीन मैत्री से लेके आप देखिए G20 जो इंडिया ने होस्ट किया, इतना बढ़िया होस्ट किया. इंडिया वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द G20 जो न्यू दिल्ली में हुआ था. इसके पहला वाला, पिछला वाला, अफ्रीकन यूनियन को फुल फ्लेजेड मेंबर बनाया गया. तो मेन स्ट्रीम मीडिया में, मेन स्ट्रीम चैनल्स में, मेन स्ट्रीम डिस्कशंस में ये बातें इतनी निकल के नहीं आती है. बट उनका सिग्निफिकेंस ये है कि ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्लोबल साउथ से आता है. सो द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ग्लोबल साउथ पे डिपेंड करेगा. एंड वन ऑफ द मेजर थिंग्स, सक्सेस अगर हम बोले, भारत ने किया है, तो ग्लोबल साउथ में हमने अपने आप को बहुत अच्छे से पोजीशन किया है. तो ग्लोबल साउथ अगर दुनिया में कोई भी रोल प्ले करना चाहे, इन्फ्लुएंस करना चाहे, तो दैट विल बी थ्रू इंडिया. और अगर आई थिंक इसमें अगर हम करंट पोजीशन देखें, जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि
मोदी जी ने जाकर ट्रम्प के इलेक्शन से पहले सपोर्ट किया था, हाँ। तो यूएस का जो रवैया है इंडिया की तरफ, वो उतना पॉजिटिव नहीं रहा। हमने रशिया से जो ऑयल लिया, बट अभी जो रिसेंट आई थिंक रिसेंट बयान आया है ट्रम्प का, वो ये है कि इंडिया मान गया है कि हम ऑयल नहीं लेंगे अब रशिया से। प्लस हमारी जो रिलेशन कुछ-कुछ अलग कंट्रीज़ से हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ से, नेपाल हो गया, भूटान को छोड़ देते हैं, श्रीलंका हो गया, या फिर म्यांमार हो गया। इन सब का उतना पॉज़िटिव नज़रिया नहीं है इंडिया को लेके, जो पर्सपेक्टिव है इनका। तो इस सेंस में अगर देखें कि मेजर कंट्रीज़ हो गई, रशिया हटाकर यूएस हो गया, चाइना हो गया, इंडिया के आस-पास की नेबरिंग कंट्रीज़ हो गई, बांग्लादेश जैसे। तो इंडिया हर फ्रंट पे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उतना सक्सेसफुल नहीं है फॉरेन पॉलिसी को लेके। कुछ भी रीज़न हो सकते हैं उस चीज़ के, तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इंडियन डायस्पोरा की भी आपने बात की, अभी हर कंट्री में एक जैसे इंडिया में था कि स्वदेशी जी। चीज़ों को अपनाओ, मोदी जी ने भी बोला। हर कंट्री का यही थोड़ा पर्सपेक्टिव हो गया है। H-1B वीज़ा वीज़ा कम किए जा रहे हैं। हर कंट्री थोड़ा-सा फॉरेनर्स जितने हैं, फॉरेन बॉर्न सिटिज़न्स हैं, उनको चाह रही है यहाँ से जाएँ। तो डायस्पोरा अगर स्ट्रॉन्ग है भी, बट आई थिंक लोकलाइट्स में थोड़ा-सा उस चीज़ को लेके रिज़ेंटमेंट है, और वो बाहर के लोग बहुत अलग से नहीं देखते हैं इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशियों को। ऑल्दो पाकिस्तानी भी यही शो करते हैं कि हम इंडियंस हैं, थोड़ी रिस्पेक्ट पाने के लिए। बट आगे आने वाले टाइम में अगर अभी से वो कंट्रीज़ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंडियंस का, बाकी लोगों का जो जॉब ले रहे हैं, तो ये पॉज़िटिव रहेगा या फिर कैसे इस चीज़ को आप देखते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है, बहुत सारी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहला है कि इंडिया का परसेप्शन बाहर कैसा है? आपने डोनाल्ड ट्रम्प की बात की, उन्होंने हम पे टैरिफ लगाया, मोदी जी गए थे कैंपेन करने इन अ वे सो कॉल्ड, या जो भी जॉइंट रैली थी, बहुत लोगों ने बोला कि मोदी जी कैंपेन कर रहे हैं ट्रम्प का। उस पे क्रिटिसिज़्म भी हुई है काफ़ी हमारे प्राइम मिनिस्टर की। बट इर्रेस्पेक्टिव कि हमारे पीएम कौन है, मोदी जी है या कोई और रहते इस जगह पे, अगर किसी ने किया है ऐसा। आप एक चीज़ देखिए, जो यूएस के ट्रेडिशनल एलाइज़ हैं, एलाइज़ मतलब बाय ट्रीटी जो एलाइज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़, नेटो एलाइज़, जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, हमसे ज़्यादा स्ट्रगल तो वो कर रहे हैं। मीनिंग अगर आपने उनके साथ ट्रीटी साइन किया है, एलाइज़ है, ऑफिशियल एलाइज़ है, सिक्योरिटी पार्टनर्स हैं, अगर आपका विज़न ऑफ द वर्ल्ड सेम है, आपके ऑब्जेक्टिव सेम है, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर तो उन पे था, उन पे है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने लगभग अपने सारे एलाइज़ को जो वो चाहते हैं, वो करने के लिए मजबूर किया। अब आप नेचुरली सोचिए, यूएस एक बड़ा देश है, इंडिया भी बड़ा देश है। प्रेसिडेंट ट्रम्प का काम करने का तरीका ट्रांजैक्शनल है, जो कि थोड़ा अलग है ट्रम्प 1.0 से। ट्रम्प 2.0 समझना हमें वो एक अलग टॉपिक होता है, हम उस पे बात कर सकते हैं। लेकिन ये कहना गलत होगा कि हम सफर कर रहे हैं। जो उनके क्लोजेस्ट एलाइज हैं, सबसे ज्यादा टैरिफ तो उन पे लगा है। अगर डोनाल्ड ट्रम्प ने 50% टैरिफ लगाया है, अगर हम झुक जाते उस टाइम पे, तो आज तो चीजें बहुत आसान होती। हम एक इंडिपेंडेंट नेशन है, स्ट्रॉन्ग नेशन है, पावरफुल एनफ नेशन है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली क्योंकि हम एक सिविलाइजेशनल स्टेट हैं, वी आर अ प्राउड नेशन। वी कैन नॉट बाउ डाउन टू यूएस प्रेशर। प्लस पॉपुलेशन वाइज वी हैव इवन सरपास चाइना। सो हमारा आउटलुक ये है कि ट्रम्प जो कर रहे हैं वो अपने हिसाब से, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपने पॉलिसी वाइज वो कर रहे हैं। बट नेशन ऑफ 1.5 बिलियन पीपल कैन नॉट बाउ डाउन। एंड आवर प्राइम मिनिस्टर, नेगोशिएशंस चल रही हैं, काफी महीनों से बताया जा रहा है नेगोशिएशन चल रही है, बट अब देखिए ऑन द साइडलाइंस क्या हो रहा है, वेयर थिंग्स एक्चुअली मैटर। क्या हमने रशियन ऑयल बाय करना बंद किया? नहीं। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बहुत बार बोला है कि वी हैव स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। बट अगर हम आज की डेट पर, सपोज आज एज वी आर टॉकिंग, अगर हम बंद करते हैं, तो उसका रिजल्ट 3 महीने बाद आएगा। हमें पता चलेगा कि सेल, ट्रांसफर, बाइंग कम हुआ है कि नहीं। अगर उन्होंने 3 महीने पहले कुछ बोला है, आज का फिगर पकड़े, वी हैव नॉट। आवर मिनिस्टर्स, आवर पेट्रोलियम मिनिस्टर हैड गॉन ऑन फॉरेन सॉइल, उन्होंने ये बोला है कि फॉर अस इट इज आवर कंज्यूमर फर्स्ट। जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, रहेंगी, पहले भी थी। इंडिया एक राइजिंग पावर है, आवर प्राइम मिनिस्टर, आवर पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, उनको ये पता है और ऐसा होना भी चाहिए। द फर्स्ट पीपल दे अकाउंटेबल टू, वो है भारत की जनता, दैट इज 1.5 बिलियन पीपल।
सो चैलेंजेस हैं इंडिया यूएस रिलेशनशिप में, फॉर दैट मैटर टैरिफ लगाने की वजह से। हम नेविगेट कर रहे हैं उनके साथ या इन चैलेंजेस को। एट द सेम टाइम हम अपनी कोर इंटरेस्ट जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी या डीलिंग विद यूएस, यूएस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यूएस ये भी समझते हैं कि हम भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कीपिंग दैट एट द बॉटम लाइन, वो हमें कितना छेड़ना चाहते हैं वो उन पे है। हम कितना एज अ मैच्योर डिप्लोमेटिक नेशन जो कि हम हैं, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, हम इसको कैसे मैच्योर वे में हैंडल करते हैं वो हम पे है, और हम वो कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यूएस स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी, मैं आपको ये बताऊं, और उनकी पॉलिटिकल कम्युनिटी में एक सीरियस अंडरटोन निकल के आ रहा है कि द यूएस हैज इन्वेस्टेड ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस और लगभग 20-30 साल कि इंडिया अल्टीमेटली उनके वर्ल्ड व्यू से एलाई करे, इफ नॉट बिकम सिक्योरिटी ट्रीटी एलाइज, लेकिन एक पार्टनरशिप हो जहां पे हमारा वर्ल्ड व्यू उनका वर्ल्ड व्यू अलाइन करे। एंड ऑल्सो क्रेडिट टू द यूएस, उन्होंने ये किया है, दे हैव बीन सक्सेसफुल। 2005 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, उन्होंने हमें काफी कुछ कंसेशंस भी दिए हैं। फॉर एग्जांपल जब हमने ईरान से ट्रम्प 1.0 में तेल खरीदा था, दे गेव अस कंसेशंस। रशिया पे सैंक्शन है, हमने S-400 रशिया से खरीदा, उन्होंने हमें स्पेशल कंसेशन दिया कि इंडिया गो अहेड विद दैट सेल। आज थोड़ा वो स्ट्रिक्ट इन द सेंस टैरिफ वाइज वो हो रहे हैं, बट बैक चैनल टॉक्स में एक अंडरस्टैंडिंग है कि इंडिया एंड द यूएस आर लॉन्ग टर्म पार्टनर्स। एंड क्योंकि यूएस में भी प्रेशर है, रिपब्लिकन बेस में भी प्रेशर है कि वी कैन अचीव एनीथिंग, बट भारत के कॉस्ट में, इंडिया के कॉस्ट में नहीं हमें करना चाहिए। अल्टीमेटली जो स्कीम ऑफ थिंग्स होगा दुनिया में, इंडिया एंड यूएस दोनों आर ऑन द सेम पेज, दे हैव टू बी, देयर आर मेनी कन्वर्जेंस। सो रैदर देन कि मैं नेगेटिव्स पे जाऊं, जो है चैलेंजेस है, मैं नेगेटिव्स नहीं बोलूंगा, चैलेंजेस है, बट मैं बोलूंगा कि देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप। चैलेंजेस है टू आर मैच्योर डेमोक्रेसीज, मैच्योर रिपब्लिक्स with mature diplomatic people at the helm, they should cover the bases well. Second part of the question कि हम या इंडिया को, इंडिया के नेबर्स कैसे परसीव करते हैं। देखिए ये आपको लार्जर जियोपॉलिटिक्स समझना होगा। फॉर एग्जांपल आज आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं, क्योंकि इसकी संख्या बहुत ज्यादा है कि वो अपोज कर रहे हैं, बट एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट लगभग हमारे सारे नेबर्स में आपको पहले से ही मिलेगा। 80s में श्रीलंका में इंडिया इंटरवीन्ड इन द सिविल वॉर, इंडिया ने पीस कीपिंग ट्रूप्स भेजा। बांग्लादेश में 90s में जब खलीदा जिया एंड ऑल वर पावर, दे वर एंटी इंडिया। मालदीव्स में कू हुआ था 80s या लेट 80s में, इंडिया सेंट ट्रूप्स टू रेस्क्यू द इनकम्बेंट लीडर, हमने वहां से उनको रेस्क्यू किया। तो एक उनमें एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट इन द सेंस कि वो देखते हैं इंडिया एक बिग ब्रदर है, एक हेजेमनी है साउथ एशिया में, तो उनको एक एक्सटर्नल पावर को ढूंढना है जो कि इंडिया को बैलेंस करे। अब इसको समझने के लिए आपको एक क्लासिक रियलिस्ट टर्म, रियलिज्म एक थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशंस में, आपको समझना पड़ेगा। जब भी एक स्मॉलर नेशन या स्मॉलर पावर दो या उससे भी ज्यादा मेजर पावर्स के बीच में होता है, अगर एक दूसरे सुपर पावर या पावर से थ्रेटन फील करता है, सो दे विल ऑलवेज यूज द बैलेंस ऑफ पावर कॉन्सेप्ट कि वो द अदर सुपर पावर को वो गेम में लाएंगे टू बैलेंस ऑफ द पावर फ्रॉम विच दे फील थ्रेटेंड। सो दैट्स अ क्लासिक गेम ऑफ जियोपॉलिटिक्स। ऑल्सो एक मेजर फैक्टर है इसमें, क्या इन्फ्लुएंस करता है, इन देशों में जो इनकम्बेंट जो गवर्नमेंट्स होती हैं, डिपेंडिंग कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, आज के कॉन्टेक्स्ट में खास करके वो या तो थोड़ा प्रो चाइना होगा या प्रो इंडिया होगा। एट प्रेजेंट आपने देखा होगा मालदीव्स में जो गवर्नमेंट है, when they started, the campaign was India out campaign because of whatever domestic reasons. Let me also tell you, of course, maybe the audience will understand, funded by China. But very recently, Prime Minister Modi was there. उन्होंने deal sign किया, and there was a picture which made a lot of headlines social media में कि the president who protested India out, t-shirt पहन के India out, is standing at the back, and Modi is signing some documents. So Sri Lanka में there has been governments which have been anti-India. Currently, the government is pro-India. Bangladesh में शेख हसीना जब पावर में थी, she was, I mean, in many ways pro-India. Current establishment for their own designs, domestic audience भी, they have to be anti-India. So it's a larger game. इसमें बहुत सारे nuances हैं, and
हम उसको नेविगेट कैसे करते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन स्टिकिंग की आइडियोलॉजी में अगर हम खो जाएंगे तो रियल पॉलिटिक जो कॉन्सेप्ट है विल लूज दैट। और आई थिंक ग्रोथ करने के लिए एक, बोला जाता है कि यू नीड टू हैव योर हाउस इन ऑर्डर। तो जो ये छोटी छोटी कंट्रीज हैं, अ, और ठीक है, इनके अंदर थोड़ा रिजेंटमेंट होगा, मे बी डर होगा कि यार इंडिया ही हमें ज़्यादा बड़ी पावर है हमारे आसपास, तो थोड़ा बुली करने की कोशिश की है या इंटरफेयर किया है किसी किसी कंट्री में, लेट से फॉर द गुड। हमारी तरफ से तो फॉर द गुड ही हमने इंटरफेयर किया है। इस चीज़ को हमें कितना इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है? क्योंकि चाइना भी कोशिश करता है फंड करके इन कंट्रीज़ को थोड़ा एंटी इंडिया कर दिया जाए। मिलिट्री बेसिस बनाए हैं उसने, हम्बनटोटा पोर्ट जैसे श्रीलंका में बनाया है, मालदीव्स में भी उसका कुछ है। तो हमें कितना कंसर्न होना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, और हमारी पॉलिसी क्या रहनी चाहिए इनके आगे? देखिए जितने भी पावर्स हैं, सुपर पावर बोलिए, रीजनल पावर्स बोलिए, या इन्फ्लुएंशियल पावर्स बोलिए दुनिया में, हर एक पावर अपने नेबरहुड में खास करके बुली ही कहलाता है, एक हेजेमनी कहलाता है। आज आप देखिए यूएस और वेनेजुएला के बीच में क्या चल रहा है। तो यूएस इन इट्स रीजन इज लुक्ड अपॉन द सेम वे जैसे आप मानिए कि मालदीव या श्रीलंका या नेपाल या बांग्लादेश भारत को देखता है। आप चाइना को देखिए, चाइना के रीजन में साउथ ईस्ट एशिया में फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान, जापान, सब चाइना से थ्रेटन फील करते हैं। इंडिया को लीजिए, आपने हमने अभी वही डिस्कस किया कि जो स्टेट्स है इंडिया को एज अ थ्रेट देखते हैं। तो जितने भी इनकम्बेंट पावर्स हैं जो एम्बिशियस एनफ है या एम्बिशियस हैं, एक रोल प्ले करते हैं, या इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उनके जो नेबरिंग कंट्रीज है दे विल डेफिनेटली सी इट एज अ थ्रेट। अब सोल्यूशन क्या है या क्या करना चाहिए, पॉलिसी कैसी होनी चाहिए? देखिए इस पे ऐसा है, डायलॉग मैकेनिज्म जो है इन देशों के साथ, ट्रैक 1 बोलिए, ट्रैक 2 बोलिए, ट्रैक 4 तक बोलिए आप, पीपल टू पीपल लीडरशिप, हाईएस्ट लेवल डिस्कशन डायलॉग, डिप्लोमेसी का काम यहां आता है। एक डिप्लोमेटिक डायलॉग, कांस्टेंट कम्युनिकेशन, स्ट्रेटेजिक डायलॉग होते रहना चाहिए। एंड ये जो गवर्नमेंट अभी है, इन्होंने, मैं जो पहले बात कर रहा था, एंगेजमेंट्स बनाए हैं। क्या किया इन्होंने टू काउंटर दिस वेरी नैरेटिव्स कि हम एक हेजेमनी है, बुली है? वी आर नॉट। इनफैक्ट वी आर दी ओनली, हम द ओनली पावर है फ्रॉम हिस्ट्री जिसने कभी भी किसी देश को इन्वेट नहीं किया है। सो वी हैव अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। हम हिस्ट्री से भी बोल सकते हैं कि आप उठा के देख लीजिए, वी हैव बीन इनवाइटिंग ऑल द परसिक्यूटेड पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो वी डू नॉट हैव एनी हेजेमोनिक एम्बिशंस किसी भी रीजन में। हाँ यस, लेकिन अगर हमारे कोर इंटरेस्ट हार्म होते हैं, अगर बांग्लादेश का सॉइल, श्रीलंका का सॉइल, मॉलडीव्स का सॉइल एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए अगर प्रमोट किया जाता है, यूज किया जाता है, तो डेफिनेटली हमारे पास वो कैपेबिलिटी भी है आज कि हम एक रोल प्ले कर सकते हैं या उसको स्टॉप कर सकते हैं या न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। बट अदर देन दैट एंगेजमेंट्स वो एक्सपांड करना, एंड ऑल्सो उन देशों में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करना, और वहां पे जो मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेगा प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करो, स्कूल बिल्डिंग, रोड बिल्डिंग जो हमने किया है, पहले गवर्नेंस ने भी ये किया है, अफ्रीका में भी आप बोलिए, तो जो इम्पैक्टफुल सोशल प्रोजेक्ट्स है, अफगानिस्तान में हमने डैम बनाया है, यू सी हाउ मच द अफगान्स लव अस। तो हमारा फोकस, आपने मेगा प्रोजेक्ट्स बना दिया, पोर्ट बना दिया, ये बना दिया, वो सब दैट्स वेरी गुड, बट हमें लिमिटेशंस हैं। तो हमारा फोकस ये रहा है कि हम इम्पैक्टफुल सोशल प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करें, गुडविल बाय करें, एंड उसमें हमारी सबसे बड़ी ताकत या पॉजिटिव एडवांटेज क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इंडिया हैज बीन द सिविलाइजेशनल स्टेट जिसने हर एक छोटे बड़े कंट्री को अपने नेबरहुड में इन्फ्लुएंस किया है। हमारा हिंदुइज्म बोलिए, बुद्धिज्म बोलिए, हमारा आर्किटेक्चर, आर्ट, रिलीजन, वे ऑफ लाइफ, लगभग सारे एटलीस्ट साउथ ईस्ट नेशंस को हमने इन्फ्लुएंस किया है, ईस्ट एशिया में भी इन्फ्लुएंस किया है। हमारा एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। सो उन देशों के लोगों के मन में इंडिया को लेके एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट ऑलरेडी है। तो दैट इज बिकॉज कोई बैगेज नहीं है इन देशों में, इन देशों के लोगों के मन में हमारे प्रति। पॉलिटिकल लेवल में जो हो रहा है वो हेजिंग या बेटिंग होता है, थ्रेट परसेप्शन आप प्ले करते हैं इंडिया के अगेंस्ट, वो कर रहे हैं। बट हमारा फोकस शुड ऑल्सो बी इक्वली ऑन द पीपल एस्पेक्ट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, एंड यहाँ पे डायस्पोरा का रोल भी बहुत आता है। तो इसलिए आई एम वेरी इंप्रेस्ड कि इस गवर्नमेंट ने डायस्पोरा पे बहुत ध्यान दिया है, क्योंकि दुनिया जानती है ये इंडियन डायस्पोरा जो है, हु आर दे? डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फाउंडर्स, यू नो,
एजुकेटेड पीपल ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। यू आपने ये बोला कि पीपल लुक एट अस लाइक बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, तो वो आइडेंटिटी सेम हो जाती है। इसमें मैं एक सॉल्यूशन मानता हूँ जो हम कर सकते हैं, हमें करना भी चाहिए। मान लीजिए कोई भी इंडियन, हमने लंदन में सपोज या टोक्यो में कोई इंडियन वहां पे है और वो इंडियन रेस्टोरेंट खोलता है। सिंपल सॉल्यूशन कैन बी, यू गो, यूर सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन एम्बेसी में जाइए, रजिस्टर कीजिए, एंड इंडियन एम्बेसी आपको बेस्ड ऑन इंडियन सिटीजनशिप आपको एक ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट देगा। जस्ट गो एंड डिस्प्ले टू योर इन योर होटल डेस्क पे, रिसेप्शन पे पब्लिक डिस्प्ले कीजिए। वो तो पाकिस्तानी आके नहीं कर पाएगा, बांग्लादेश आके नहीं कर पाएगा। तो ये एक डुएबल सॉल्यूशन है, एंड आई थिंक गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। और अगर ये करे, होटल वाले अगर आप बाहर जाके देखें, मैक्सिमम होटल्स बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, दे सेल एज इंडियन होटल्स। हम्म, आप जब पेमेंट करने जाए, कन्वर्सेशन करें, आपको पता चलेगा वो तो पाकिस्तानी। पाकिस्तानी। मेरे साथ खुद हुआ है, व्हेन आई वाज इन ताइवान। मैं डेली जाके खाना खाता था वहां पे, घर का खाना है, देसी खाना है। एक बार मैंने कन्वर्सेशन किया उनके साथ ताइवान में, पता चली पाकिस्तानी है, प्राउडली डिस्प्लेइंग इंडियन फूड। लोकल्स भी सब इनको इंडियन ही जानते हैं। तो अगर हम वो सॉल्यूशन कर दे, एक सर्टिफिकेट डिस्प्ले कर दे, या लोगों के बीच में ये अगर पता हो चले कि अगर हमें इंडियन रेस्टोरेंट में खाना है तो फर्स्ट लुक फॉर दैट ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट, एक वंडरफुल ये सॉल्यूशन। मैंने भी देखा है, पेरिस में देखा है मैंने, लंदन में देखा है, हांगकांग में देखा है, जी, सब जगह यही दिखता है। उनको पता है क्या बिकता है, हाँ। उनको पता है कि एग्जैक्टली माय पॉइंट अगेन, गुडविल किसके लिए है आप बताइए। तो ये डायस्पोरा ने जो गुडविल बिल्ड किया, तो ऑटोमेटिकली दे विल लव इंडिया, दे लव इंडियंस, सो दे लुक फॉर ऑथेंटिक इंडियन फूड, ऑथेंटिक इंडियन एक्सपीरियंस। बट ऑथेंटिक इंडियन एक्सपीरियंस आज वो सेकंड हैंड पाकिस्तानी, सेकंड हैंड बांग्लादेश एक्सप्रेस बन गया है। आप अपना पाकिस्तानी फूड बोल के सेल कीजिए, बांग्लादेशी फूड बोल के सेल कीजिए, नो वन इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग दैट। सो दिस कैन बी सॉल्यूशन। अदर देन दैट, द रेशियल आइडेंटिटी पार्ट, अगर हम बोले कि हम बिकॉज वी लुक अलाइक, वो रहेगा। वो यूरोप के साथ भी है। कोई स्वीडिश बंदा है तो कोई फिनलैंड का बंदा है, someone will mistake them for the other, that I mean that can be worked upon, या from with advent of time अगर वो वर्कआउट हो तो that can be done। और एक 2014 से पहले हमारा लुक ईस्ट पॉलिसी था, जो चेंज किया एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। तो ये टर्मिनोलॉजी था या फिर इसमें कुछ एक्शंस भी चेंज हुए गवर्नमेंट के लिए, और उससे कुछ बेनिफिट मिला इंडिया को क्या? एक्ट ईस्ट जो अपने लोकल, जो अपने पास की कंट्रीज हैं, उसमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी से कुछ चेंज आया? देखिए, जब लुक ईस्ट पॉलिसी हमने लॉन्च किया था 91 में, 91 92 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने, मोर देन बाय चॉइस इट वाज आल्सो बाय नेसेसिटी। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस हुआ था, वी हैड नो ऑप्शन बट टू लुक बियॉन्ड। गवर्नमेंट जो कुछ भी किया, अच्छा काम किया, और भी स्कोप था, करना चाहिए था, नहीं कर पाए, व्हाटएवर रीजंस। अभी जो लुकिस्ट पॉलिसी बन के एक्टिस्ट पॉलिसी बना है, इसमें हमने जियो पॉलिटिक्स प्लस जियो इकोनॉमिक्स, हमने दोनों को रखा है। हम एक एक्टिव रोल अपना देख रहे हैं, प्ले कर रहे हैं रीजन में, और काफी सारे देशों के साथ जो डिफेंस एस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप है, हमने उनमें काफी ग्रोथ देखा है। सो मच सो, मैं आपको कुछ अगर एक इंस्टेंस दूं, आप सोचिए, एंड हाउ इट इज इन अ वे, इट कुड बी शॉकिंग फॉर द ऑडियंस एज वेल। इन मतलब जियो पॉलिटिकल टर्म्स और स्ट्रेटेजिक टर्म्स में, चाइना इज द लार्जर प्लेयर इन ईस्ट एशिया, तो चाइना का डेफिनेट डोमिनेशन एक है ईस्ट एशिया में। नाउ हमने कभी भी चाइना के खिलाफ उस रीजन में सो कॉल्ड एनी मूव जो एंटी चाइना परसीव हो, हमने कभी नहीं किया है। 2016 में चाइना और फिलीपींस के बीच में एक आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट हुआ, तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, उन्होंने रूलिंग चाइना के फेवर में दिया, सॉरी फिलीपींस के फेवर में दिया। चाइना ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, इनफैक्ट उन्होंने प्रेशर बढ़ाया, दे स्टार्टेड बुलिंग, दे स्टार्टेड सेंडिंग देयर नेवी टू डोमिनेट, टू बुली, टू चेज देम अवे ऑल द अदर वेसल्स। वो बताते कि वो पूरा एक 9 डैश लाइन कॉन्सेप्ट है, 9 डैशेस एक इमेजिनरी लाइन है, उस 9 डैश में जो कुछ भी टेरिटरी है, आइलैंड्स है, सब कुछ चाइना का है, जो कि साउथ चाइना सी में है। उसमें प्रॉब्लम यह है कि बाकी जो देश है उनके भी है, कंट्रोल्ड भी है, वो क्लेम भी करते हैं, तो चाइना इज अ हेजेमोनिक पावर ईस्ट एशिया में। वो जो रूलिंग आया फिलीपींस के अगेंस्ट, जिसको एक्चुअली यूरोपियन देशों ने भी इतना खुल के सपोर्ट नहीं किया था, फॉर द फियर ऑफ एंगरिंग चाइना, 2023 में इंडिया ऑफिशियली एक्सेप्ट्स दैट रूलिंग इन फेवर ऑफ फिलीपींस। मतलब हम जो लुकिस्ट पॉलिसी में नहीं था, एक्टिस्ट पॉलिसी में क्या हुआ है, आपको ये समझा रहा हूं। हमने एक ऑफिशियल स्टैंड लिया चाइना के बैकयार्ड में जाके, चाइना के अगेंस्ट।
हमने फिलीपींस को बोला कि यू आर राइट, वी आर विद यू, वी रिकॉग्नाइज दिस ऑफिशियल आर्बिट्रेशन जो वर्डिक्ट आया है। उसके बाद हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस दिया, वर्ल्ड का फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस ने। हमारे वेस्टर्न साइड में क्या तबाही मचाई है तो सबको पता ही है। तो कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेस कि हम फिलीपींस को ब्रह्मोस दे रहे हैं। ऑफ कोर्स उनका थ्रेट परसेप्शन किससे है? चाइना से है। हमने वियतनाम को इतना एड किया, वी हैव एक्सटेंडेड अवर लाइंस ऑफ क्रेडिट, डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट, हमसे वेपन्स खरीद रहे हैं, वी आर एक्टिवली ट्रेनिंग देयर नेवी कोस्ट गार्ड पर्सनल। ये सब लुकिस्ट में नहीं था। उसके साथ साथ वी हैव इंक्रीज्ड अवर ट्रेड वॉल्यूम्स साउथ ईस्ट एशिया में। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, कंपेयर टू चाइना, हमारे ट्रेड वॉल्यूम्स विद साउथ ईस्ट एशिया बहुत ही माइनस्क्यूल है, बट आवर एंगेजमेंट विद द रीजन हैज एक्सपांडेड, इंक्रीज्ड। इसके साथ साथ आप देखिए ईस्ट एशिया में आपको सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया नहीं, जापान, साउथ कोरिया वगैरह भी लेना पड़ेगा। जापान के साथ अब रिलेशनशिप हैज ग्रोन ट्रिमेंडसली। साउथ कोरिया के साथ वी आर ग्रोइंग, वी सी आई टू आई। एंड उसके साथ आज अगर हमने ब्रह्मोस की बात की, इंडोनेशिया इज इन लाइन टू बाय ब्रह्मोस। देयर आर टॉक्स एक एडवांस्ड स्टेज पे है। तो एक्टिस्ट पॉलिसी में हमने एक डिफेंस एंगेजमेंट की बात मैंने आपको बताई, ये तो हमने किया ही किया। अदर देन दैट हमने स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट कैसे की? डिफेंस इज नॉट इक्वल टू स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी इज डिफेंस प्लस मेनी अदर थिंग्स। स्ट्रेटेजिकली हमने अपने आप को एंट्रेंच किया वहां पे, मीनिंग पॉलिसी वाइज, हमारा प्रेजेंस वाइज वी आर प्रूविंग इंडिया इज ऑल्सो अ प्लेयर इन ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इवन इन साउथ चाइना सी। हाउ टू डू दैट? हमने अपने नेवल पेट्रोल्स वहां पे बढ़ाए, जो कि पहले नहीं होता था इतना। अगर करते भी थे, कोशिश करते थे, चाइना प्रोटेस्ट करता था, वी यूज्ड टू कम बैक। नाउ इंक्रीजिंगली पेट्रोल कर रहे हैं हम साउथ चाइना सी। मतलब चाइना को, अगर हम चाइना को थ्रेट मान रहे हैं, चाइना को हम खुल के बता रहे हैं कि अगर आप इंडियन ओशन में आ सकते हैं, वी कैन ऑल्सो गो टू अ बैकयार्ड एंड वी कैन ऑल्सो यू नो एक्सपांड अ कोऑपरेशन विद अदर कंट्रीज। प्लस हमने जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हैं, जो हमारा कल्चरल पार्ट है, सॉफ्ट पावर है, डिप्लोमेसी है, हमने उस पर ज्यादा एफर्ट दिया है, स्ट्रेस दिया है। आप देखना कि पिछले सालों में अब प्राइम मिनिस्टर्स विजिटेड दिस नेशंस क्वाइट अ लॉट, वियतनाम गए हैं। एंड सो एंगेजमेंट्स जो है, ऑफिशियल एंगेजमेंट्स जो है, जस्ट टू शो दैट वी आर आल्सो सीरियस पावर हियर, वी कैन आल्सो स्टे हियर। हमने भी एक रोल प्ले करना है, हम भी इस रीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो इट वाज टाइम कि वी स्टेप अप। एक्टिस्ट पॉलिसी हैज अचीव्ड दिस एंड मच मोर। इनफैक्ट आज देयर इज अ न्यू टर्मिनोलॉजी। लुकिस्ट था 91 में, एक्टिस्ट पॉलिसी बना। आज कहा जाता है कि एंगेज ईस्ट, इट्स द नेक्स्ट लेवल ऑफ एंगेजमेंट। एंड ये रीजन, अगर हम दुनिया के जितने भी रीजन हम देखें, वेस्टर्न रीजन देखे, ईस्टर्न देखे, नॉर्दर्न देखे, डाउन साउथ देखे, मतलब इंडियन ओशन टेरिटरीज एंड ऑल, दिस ईस्टर्न रीजन फॉर अस, हमारे लिए बाय डिफॉल्ट एंड नेचुरल एक रीजन है जहां पे हम, बिकॉज ऑफ आवर कल्चरल इन्फ्लुएंस फ्रॉम हिस्ट्री, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, आर्किटेक्चर, आर्ट, एक नेचुरली एक्सेप्टेड पावर है जिसका इमेज हमेशा से फ्रॉम हिस्ट्री पॉजिटिव ही रहा है। सो इट्स ऑनेस्ट कि हम जाके कितना रोल प्ले कर सकते हैं, एंड नॉट नेसेसरीली कि वो एंटी चाइना ही होगा। इनफैक्ट फॉरेन पॉलिसी शुड नेवर बी रिएक्टिव, फॉरेन पॉलिसी शुड बी इंडिपेंडेंट। अगर आप रिएक्टिव करते हैं तो अल्टीमेटली जो थ्रेट परसेप्शन होता है, वो थ्रेट अल्टीमेटली मर जाता है, डाई हो जाता है। तब आप क्या करेंगे? तो चाइना है, डेफिनेटली वी आर एक्सपांडिंग इन्फ्लुएंस एंड रोल, बट अदर देन दैट आवर रोल इन्फ्लुएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चाइना, क्योंकि हिस्टोरिकली हम हमेशा से साउथ ईस्ट एशिया में एक प्रोमिनेंट प्रेजेंस हमारा एक रहा है, इन्फ्लुएंस रहा है, रोल रहा है। अगर अलायंसेस की बात करें तो आई थिंक आजकल का जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है उसमें अलायंसेस बहुत ज़रूरी हैं, चाहे छोटी कंट्रीज से हो बड़ी कंट्रीज से। इसमें एक जो इंडिया का मेजर डिस्कशंस होता है, ब्रिक्स जैसे हो गया, ब्रिक्स की बात करेंगे हम। बट अगर वेस्टर्न नेशंस के साथ हो गया तो क्वाड हो गया, जो कि थोड़ा सा एंटी चाइना भी माना जाता है। और उसमें क्वेश्चन ये भी है कि यूएस अब उसको थोड़ा प्रेशर कर रहा है, क्योंकि यूएस की जो बहुत सारी मोनोपोली चलती है वो बिकॉज ऑफ डॉलर का जो Right. स्ट्रेंथ है, डोमिनेंस है, उसकी वजह से है। तो ब्रिक्स अपनी करेंसी की बात कर रहा था। तो क्वाड हो गया एक, जो अपना इंडो पैसिफिक बोला जाता है। इन सब चीज़ों में क्या एक्शन चल रहा है कि अगर क्वाड को देखा जाए, बोला जाता है कि ये मिलिट्री अलायंस नहीं है, ठीक है, बट इसका पर्पस आज के पॉइंट पे कितना रेलेवेंट है? इंडो पैसिफिक में क्या चेंज हो रहा है? पॉलिसीज कुछ इस हिसाब से बन रही हैं क्या जो इंडिया को बेनिफिट करें?
ये बहुत ही अच्छा फॉलोअप क्वेश्चन है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। आपने क्वाड की बात की, मैं क्वाड से शुरुआत करता हूँ कि क्यों हमारा फॉरेन पॉलिसी या स्ट्रेटेजी या जियो स्ट्रेटेजी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्वाड जो है, व्हाट इज क्वाड? क्वाड इज अ गेट टुगेदर। मैं अलायंस नहीं बोलूंगा, क्वाड इज नॉट एन अलायंस, लेट मी करेक्ट यू दैट। टेक्निकली लोग बोलते हैं अलायंस है, बट कोई ट्रीटी साइन नहीं हुआ है। इट जस्ट फोर डेमोक्रेसीज कमिंग टुगेदर, सिटिंग टुगेदर फॉर सम कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। अब मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगा कि वो कॉमन ऑब्जेक्टिव एक चाइना थ्रेट परसेप्शन है, नहीं। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। सो क्वाड का कॉन्सेप्ट एक्चुअली मालाबार नेवल एक्सरसाइज से आया, जिसमें इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया की नेवीज एक्सरसाइज करती थी। जब हमने पहले एडिशंस किए, चाइना प्रोटेस्टेड, इंडिया डेफिनेटली बिकॉज वी नेवर वांटेड टू एंगर चाइना, हमने उसको कॉल ऑफ किया। अब क्योंकि साइड में एक हमारे लिए ऑब्वियसली नॉट ऑन पेपर बट एटलीस्ट अगर हम पेपर में ऑफिशियली ना भी बोले, चाइना का थ्रेट परसेप्शन आया है हमेशा। अब आप समझेंगे कि नुआंस कहाँ आता है फॉरेन पॉलिसी में। क्वाड हैपेंड, फोर कंट्रीज came together, the foreign ministers meet, defense ministers meet, heads of state meet। लेकिन यूएस का प्रेशर हमेशा रहा है इंडिया पे कि क्वाड को हम एक ऑल आउट या आउट एंड आउट एक मिलिट्री अलायंस घोषित कर दे। फॉर देम क्वाड शुड बी ऑल अबाउट मिलिट्री एंड डिफेंस। इंडिया हैज बीन वेरी मैच्योर। हमने फ्रॉम डे वन से लेके आज तक, आज का कॉन्टेक्स्ट क्वाड का थोड़ा अलग है बट मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं, हमने कभी अलाउ नहीं किया कि क्वाड एक मिलिट्री अलायंस बन जाए। अलायंस अलायंस में क्या होता है, अगर एक कंट्री पे अटैक होता है, द अदर कंट्रीज हैव टू कम टू डिफेंड दैट। कलेक्टिव डिफेंस का सिस्टम होता है, एक कॉन्सेप्ट है। तो आप सोचिए कल को अगर यूएस एंड चाइना गो टू वार, मीनिंग बाय अलायंस हमें उस वार में एंटर करना पड़ेगा बिकॉज वे अलायंस पार्टनर्स। इंडिया सॉ थ्रू दैट। सेकंड, क्वाड हमारे लिए एक मिलिट्री अलायंस इसलिए भी नहीं है क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, हम क्यों अपना फॉरेन पॉलिसी रिएक्टिव करें। अगर हम कोई भी पॉलिसी, कोई भी स्ट्रेटेजी किसी कंट्री पे बेस करके बनाते हैं, कल को अगर वो नहीं रहा तो पॉलिसी का तो बेस ही गायब हो जाएगा। हमने क्वाड को ऐसा रखा है कि इट्स अ बॉडी, यस आवर नेवीज कम टुगेदर, वी एग्जीक्यूट डिफेंस ड्रिल्स, नेवल ड्रिल्स, लेकिन साथ साथ हमारा फोकस जियो इकोनॉमिक्स पे भी है, हमारा फोकस है सप्लाई चेन्स पे, हमारा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। तो हमने क्वाड को वो दिशा दिया है। यूएस इज ऑलवेज स्पेशलिस्ट अदरवाइज। प्लस सेकंड क्या आता है, हाउ फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजी वर्क्स। तो हम भी तो अगर यूएस के सामने अगर क्वाड का थ्रेट प्ले, चाइना का थ्रेट प्ले करते करते हमने ये बोला कि ठीक है, विल बिकम अ पार्ट ऑफ क्वाड, आप हमें अभी अपना बेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कीजिए, गिव अस एक्सेस टू बेस्ट टेक्नोलॉजी। सो वी आर ऑल्सो हेजिंग द चाइना थ्रेट परसेप्शन, जस्ट द वे यूएस ने चाइना थ्रेट परसेप्शन हमारे साथ प्ले करके हमें एक अलायंस में लेने की कोशिश की। तो हम भी तो वो कर सकते हैं ना। चाइना थ्रेट है, आप अपने बेस्ट आर्म्स एंड डिफेंस वेपनरी हमें दीजिए, सेंसिटिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कीजिए, इन्वेस्ट इन द रीजन, एंड वी हैव बीन डूइंग दैट। सो hedging the China threat, we've also tried to gain from it. And why to form एक आउट एंड आउट एंटी चाइना अलायंस हम नहीं बनाना चाहते, क्योंकि आज उसका परिणाम आप देखिए, आप आज देखिए, एंटी चाइना अलायंस अगर होता, आउट एंड आउट अलायंस होता, तो आज जो इंडिया एंड चाइना के बीच में जो रिलेशन थोड़े इंप्रूव हुए हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में आप सोच के देखिए वो स्कोप कहाँ रहता। तो द मोमेंट यू साइन अलायंसेस, ट्रीटीज, स्पेशली डिफेंस ट्रीटीज, आपका स्कोप ऑफ एंगेजमेंट बहुत लिमिट हो जाता है। एंड इंडिया एक लार्ज पावर, अ सुपर पावर इन द मेकिंग इन इट्स ओन राइट, कभी किसी भी देश के खिलाफ, नो मैटर उस देश से हमें कितना थ्रेट एक परसेप्शन होता है, विल नेवर साउंड एन आउट एंड आउट मिलिट्री अलायंस। हमने पाकिस्तान के खिलाफ कभी अलायंस ट्राई नहीं किया, जिसके साथ हम एक्टिवली एंगेज्ड हैं मिलिटरी। सो इंडिपेंडेंट पावर्स डोंट डू दैट, स्पेशली अ कंट्री लाइक इंडिया नीड नॉट डू दैट, विल नेवर साइन एन अलायंस कॉल्ड क्वाड। इसलिए द यूएस फेल्ट द नीड कि आज एक नया क्वाड आया है, दैट इज क्वाड यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया को हटा के देयर इज फिलीपींस।
ओके। बिकॉज यही बात है, बिकॉज यूएस has become frustrated with India. India has stopped the original Quad from becoming an out and out military alliance. So the Philippines को लेके the military aspect of it comes forward. Plus there are also new bodies called AUKUS, Australia, UK, US, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को they're supplying nuclear submarines, build करेंगे वो. So ऑब्जेक्टिव आप देखिए क्या है इन अ वे. और अगर मैं आपको नटशेल में समझाऊं, वी विल नॉट वांट एक रीजन जो हेवीली मिलिटराइज्ड हो विद एक्सटर्नल पावर्स. अल्टीमेटली क्यों, मैं आपको ये भी समझा दूं क्यों. दैट विल बी अ थ्रेट फॉर अस. अगर जो आज हुआ है, अगर हम उस टाइम पे मेच्योर्ड एनफ नहीं होते, आज आप देखिए चाइना एंड यूएस हैव बिकम क्लोज. तो व्हाट वुड हैव स्टॉप्ड यूएस एंड चाइना टू पोज अ जॉइंट थ्रेट टू इंडिया, उस हिसाब से देखें तो. सो देयर इज नथिंग परमानेंट in international relations. It is said the only thing permanent in international relations is a country's national interest. That's all. तो जैसे आपने आई थिंक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मिलिट्री अलायंस ना बनाने का फ़ायदा हुआ, बट एक चाइना का जो रिस्क है आई थिंक रीजन में, वो क्वाड कंट्रीज़ पे देखा जाए, यूएस को हटा के जापान या ऑस्ट्रेलिया पे देखा जाए, उनके लिए उतना नहीं है वो, बट इंडिया के लिए तो रियल चैलेंज है. इंडिया का आई थिंक आजकल जो लोगों का भी परसेप्शन है, वो पाकिस्तान को उतनी वैल्यू नहीं देते हैं जितना कि थ्रेट खाली चाइना को मानते हैं. तो क्या ये इंडिया के फेवर में नहीं होता अगर अलायंस बना भी लेते हैं हम, डिफेंस अलायंस, तो चाइना बहुत सोचता कि इंटरफेयर करने से पहले. देखिए रिसेंट ईयर्स में मोर देन अ डेकेड और सो, या कुछ टाइम से अगर मैं बोलूँ वैसे, अभी इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि हाउ डज चाइना परसीव अस. चाइना का बिगेस्ट कंप्लेन या क्रिटिसिज्म इंडिया को लेके क्या रहा है कि भारत इज अ यूएस पॉन, इज अ यूरोपियन पॉन इन द नेम ऑफ बीइंग अ डेमोक्रेटिक पावर. मीनिंग चाइना ने ये परसीव किया हमें लेके कि अल्टीमेटली हम एक यूएस पॉन है, जो हमारे जितने भी एक्शंस हैं डिफेंस स्ट्रेटेजिक जो भी हो, चाइना को कंटेन करने के लिए है. ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि हमारे लिए वी शेयर अ बॉर्डर विद चाइना, लैंड बॉर्डर विद चाइना, नॉट द यूएस. तो एक जो थ्रेट परसेप्शन चाइना के साथ हम फेस डेफिनेट वो है, वो रहेगा. इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, बट दैट शुड नॉट बी इन द सेंस कि हम किसी के साथ मिलिट्री अलायंस करें. क्योंकि जिन देशों के साथ आप मिलिट्री अलायंस करने की बात कर रहे हैं, आज तो वही देश आपके अगेंस्ट हो गया ना. वही देश, मैं नाम भी बता देता हूं, ऑफ कोर्स यूएस की बात मैं कर रहा हूं. लेट मी एक्सप्लेन दिस टू वेरी क्लियरली. व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, द यूएस विल ऑलवेज सपोर्ट पाकिस्तान. व्हेन इट कम्स टू इंडिया वर्सेस चाइना, द यूएस विल सपोर्ट इंडिया. तो ये डबल स्टैंडर्ड के बेस पे हम कैसे किसी के साथ अलायंस अगर हम करते भी, आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको बता रहा हूं, हम कैसे बेस करते. यूएस ने कभी भी प्रोटेस्ट नहीं किया या कोई एक्शन नहीं लिया पाकिस्तान के अगेंस्ट टेररिज्म में. जब उनका मेनलैंड स्ट्राइक हुआ, दे वेंट अहेड एंड किल्ड ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में घुस के. जब हम ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, वी हिट पाकिस्तानी बेसिस. व्हाई डज द यूएस सडनली टर्न सिंपैथेटिक टुवर्ड्स पाकिस्तान? वहां पे हमारा कोर इंटरेस्ट नहीं है. तो चाइना को कंटेन करने का जो इंटरेस्ट है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो यूएस फॉरेन पॉलिसी या जियो स्ट्रेटजी का कोर ऑब्जेक्टिव में आता है. तो व्हाई शुड वी जंप देयर? वी शुड डील विद चाइना इंडिपेंडेंटली. हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको यूएस का साथ नहीं निभाना है या उनके साथ मिलकर नहीं चलना है, हमें करना है. बट वी हैव टू नो कि हमें लाइन कहां ड्रॉ करना है. दैट इज बाय नॉट साइनिंग एनी सिक्योरिटी और ट्रीटी अलायंस. हमने रशिया के साथ कभी अलायंस साइन नहीं किया. 71 में देयर वाज अ ट्रीटी साइन, बट दैट वाज अ जनरल ट्रीटी, फ्रेंडशिप ट्रीटी बोल के बोला जाता था. बट दैट वाज नॉट अ मिलिट्री अलायंस. इंडिया विल नेवर साइन अ मिलिट्री अलायंस नो मैटर व्हाट द थ्रेट परसेप्शन इज. और अगेन चाइना के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, तो इंडिया की जो मेजर प्रॉब्लम्स आज की हैं फ्रॉम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, वो थ्रेट चाइना ही है. बाकी इंडिया को किसी से अपने रीजन में डर नहीं है, पावर वाइज एंड ऑल. तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में इट विल तो लॉन्ग टर्म में इट विल बी बेनिफिशियल कि अगर इंडिया और चाइना जो डिफरेंसेस हैं वो सॉर्ट कर सकें.
तो इंडिया की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सही हो जाएंगी। तो यहाँ पर आई थिंक चाइना भी इस चीज़ को प्ले कर रहा है, बट क्या गिव एंड टेक्स हो सकते हैं इस चीज़ को नेगोशिएशन टेबल पे? क्या है कि इंडिया और चाइना अपने जो इश्यूज हैं वो परमानेंट सॉल्व कर ले? क्योंकि कुछ ये भी बोला जाता है कि आई थिंक मैंने शशि थरूर को पहले सुना था, उन्होंने बोला था कि जो चाइना का क्लेम है नॉर्थ ईस्ट पर वो सिर्फ एक दिखाने के लिए है, ताकि नेगोशिएशन टेबल पर इंडिया आए और कुछ नेगोशिएट कर सके। तो इस चीज़ का क्या हल है? क्या आप देखते हैं कि नेगोशिएट करके इस चीज़ को परमानेंटली हम रिज़ॉल्व कर लें ताकि हम ग्रोथ पे ध्यान दे सकें? देखिए, ये प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कहना कि इंडिया एंड चाइना शुड गेट क्लोजर, सॉर्ट आउट ऑल डिफरेंसेस, बोलना आसान है, लेकिन एकेडमिक्स में एक टर्म यूज होता है इंडिया चाइना रिलेशंस को लेके। हिस्टोरिकली जो टर्म यूज हुआ है इंडिया चाइना को लेके, द टर्म इज कॉल्ड पीसफुल एग्जिस्टेंस। अब वो टर्म चेंज हुआ है, फ्रॉम पीसफुल एग्जिस्टेंस इट्स कॉल्ड कन्फ्रंटेशनल कोएग्जिस्टेंस। मीनिंग इंडिया एंड चाइना में कन्फ्रंटेशन होगा, है, रहेगा, दैट इज अ गिवन। वो समझ के हम कितना कॉपरेट कर सकते हैं वो देखने वाली बात है। बट लेट मी गिव यू अ बिट ऑफ पर्सपेक्टिव। हमें समझना पड़ेगा कि हाउ डज चाइना व्यू इंडिया एंड व्हाई। आई ऑल्सो से कि हम चाइना को कभी ट्रस्ट क्यों नहीं कर सकते। इवन एट दिस मोमेंट ऑफ हिस्ट्री जहां पे अपेरेंटली हम यूएस प्रेशर में हैं, इट्स इजी फॉर अस टू गो एंड यू नो sit with China, ally with them, and move forward together. One of the major military defeats China had in its history वो 1894 में अगेंस्ट जापान था। उसके आफ्टर माथ में जो चाइनीज इंटेलेक्चुअल्स थे, स्कॉलर्स थे, आपको पता है उन्होंने एक प्राइमरी रीजन क्या बताया उसका? दे सेड कि वी हैव बिकम वीक एज अ सोसाइटी बिकॉज ऑफ इंडिजेनाइजेशन ऑफ आवर सोसाइटी। जो इंडियन इन्फ्लुएंस है इन चाइनीज थिंकिंग, सोसाइटी, कल्चर, बिकॉज ऑफ बुद्धिज्म एंड अदर लिटरेचर, इंडिया वाज ऑलवेज द गिवर विद रिगार्ड्स टू चाइना। हमने रिलीजन दिया, हमको कल्चर दिया है। उन्होंने उसको बोला कि दैट वाज अ बिग रीजन, सो वी बिकेम वीक एज अ सोसाइटी। सो आप समझिए, इट इज एंट्रेंस्ड इन चाइनीज साइकी that we cannot get close to the Indians or India because of history, both being civilizational states. इंडिया का इन्फ्लुएंस चाइना पे हमेशा डोमिनेटिंग रहा है। सो दे विल नेवर टेक इंडिया एज पियर्स, इक्वल्स नहीं। इंफीरियर सुपीरियर अलग इशू है, क्या देखेंगे वो उन पे है, बट उनकी तरफ से साथ में इंडिया के साथ बैठना, दैट इज नॉट पॉसिबल। उनको हमेशा ये थ्रेट परसेप्शन रहा है इंडिया से, द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ इट, बिकॉज इंडिया हमेशा बीइंग द कल्चरली सुपीरियर नेशन will dominate Chinese psyche, and China cannot accept that. China has called itself the Middle Kingdom, meaning in many ways अपने आप को वो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बताता है, a super power in waiting. If in a future scenario एक ही सुपर पावर रहेगा, वो चाइना रहेगा, तो how can they accept a nation which is culturally superior to them? But तो द क्लोजनेस जो है, मैं अभी उस एस्पेक्ट पे आता हूँ। अभी हमें क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो चाइनीज स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में ये हमेशा रहेगा कि बिकॉज वी हैव बीन कल्चरली, यूज द टर्म इंफीरियर बिकॉज दे हैव बीन टू इंडिया, हम कभी भी इंडियन इन्फ्लुएंस को हमारे बीच में हम पनपने नहीं देना चाहेंगे इन फ्यूचर। इवन आफ्टर चाइनीज सिविल वॉर 49 के बाद, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, एंड द कल्चरल रेवोल्यूशन, उन्होंने रिलीजन एज एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी को हटा दिया, मिटा दिया उन्होंने। यू कैनॉट गो एंड टॉक रिलीजन ओपनली इन चाइना। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि फ्रॉम द चाइनीज साइड they do not view India, from a sense of, they have a sense of admiration given India's past, but वो admiration is also equal to distrust or mistrust. आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम आए तो you know how the Chinese think, अगर आपको ये समझ में आ गया कि how the Chinese think about India from a historical perspective, current context में मैं अलग से बोलूंगा आपको,
यू विल अंडरस्टैंड कि यू विल नेवर सी अ सिनेरियो कि वो ऑनेस्टली आपके साथ बैठ के एक साथ सारे इश्यूज को सॉल्व करके वो मूव अहेड करेंगे. क्यों? बिकॉज इश्यूज जो है, फॉर एग्जाम्पल द बॉर्डर डिस्प्यूट है, बाउंड्री डिस्प्यूट है, इट फेवर्स चाइना. दे वांट टू कीप अस नीडलिंग इन आवर बॉर्डर्स so that we always remain hot on our feet. अगर बाउंड्री इश्यू सॉल्व कर ही दिया, because they are occupying our territory, not we are occupying their territory, so they lose the upper hand automatically, right? So they will never want to solve those disputes. And also boundary talks पे अगर हम बात करें, they will make it sure कि it will keep on lingering so that the existing जो status quo है, that becomes the normal. Meaning, technically समझाऊं, status quo, the territories China is holding against India right now, status quo जो है, अगर हम accept कर लेते हैं, तो हमने तो ऑफिशियली मान लिया ना कि वो अक्सर चीन चाइना का ही टेरिटरी है. सो ये बेस है हमारा चाइना के साथ. प्लस ऑल्सो बिकॉज मैं ये बोल रहा हूँ कि हाउ द चाइनीज व्यू इंडिया, ऑफिशियली या इवन उनके इंटरनल डिस्कशंस में, एकेडमिक डिस्कशंस में, इंडिया वाज नेवर अ मिलिट्री थ्रेट फॉर चाइना. बट समथिंग हैपेंड इन 2017. डोकलाम स्टैंड ऑफ, जो पहले के गवर्नेंस ने नहीं किया, ये स्टैंड नहीं लिया था इतना स्ट्रॉन्ग. इंडिया टुक अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड. And India did something which is called mirror engagement in the border. अगर आप इतने troops ला रहे हो, we'll mirror you and put equal number of troops. China did not expect that. China thought कि हम will bow down under Chinese pressure. And we also later on, आपका गलवान हुआ, we took some advantageous positions also geographically. Chinese academic circles, strategic circles में कहा जाता है, आज 2017 opened their eyes regarding India. Now they have started taking India as a serious threat moving in the future. In fact, so much so, Chinese scholars are saying, after the US, the biggest threat for China is India. And somewhere they had underestimated India. तो आप बताइए, from this understanding, the scope of our engagement future में becomes in a way limited. But हम कहाँ cooperate कर सकते हैं? हम कर रहे हैं चाइना के साथ cooperate. One of the things which we look eye to eye upon is global economy. इंडिया चाइना ने हमेशा कहा है कि जो यूरोप और यूएस का जो होल्ड है ओवर ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, द वे दे लैंड कैपिटल पे कंट्रोल, वी हैव टू ब्रेक दैट. हमने किया है. जहाँ पे कोऑपरेट करना चाहिए AIIB बैंक में, वी हैव बीन कम टुगेदर. सो ग्लोबल फाइनेंस इज वन वेयर वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर. और भी स्कोप है काम करने का. सेकेंड इज ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिटिक्स. द वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस बोलते हैं कि आप कोल का इस्तेमाल बंद कर दीजिए फॉर एनर्जी यूजेस. यूज ग्रीन एनर्जी एंड दिस एंड दैट, क्लीन एनर्जी. अब वो एनर्जी वो हमें सेल करेंगे, विल बाय इट फ्रॉम देम. दे ऑलरेडी डेवलप्ड. जब वो डेवलपिंग थे, दे हैव यूज्ड कोल एक्सटेंसिवली. सो हाउ कम यू कैन टेल अस नाउ व्हेन वी आर एट डेवलपिंग स्टेज कि आप कोल का इस्तेमाल बंद कर दीजिए? और यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेजेंस है हमारे पास कोल का, चाइना और इंडिया पे. Absolutely. So this is where two places where India and China look eye to eye, and हम साथ काम कर भी रहे हैं. And also, मैंने आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दिया, चाइनीज साइकी समझाई हमारे, हाउ दे लुक इंडिया. ऑल्सो कहा जाता था कुछ टाइम पहले कि 21st century is the Asian century. India and China can be together and be two Asian giants and maybe rule the century or be the natural leaders. Chinese strategic thinking में एक कहावत है जो ट्रेडिशनली दे यूज्ड टू से विद रिगार्ड्स टू जापान, बट आज कल वो इंडिया के लिए भी यूज करते हैं कि देयर कैन नॉट बी टू टाइगर्स इन द सेम जंगल. इफ देयर कैन नॉट बी टू टाइगर्स, अगर एक ही टाइगर रहेगा तो चाइना के लिए तो वो टाइगर ऑब्वियसली चाइना ही रहेगा खुद. सो इन द स्ट्रेटेजिक कैलकुलस देयर इज नो प्लेस फॉर इंडिया. अब मैं इंडिया पे आता हूँ. हाउ डू वी व्यू चाइना इन दैट रेस्पेक्ट, इन दैट कॉन्टेक्स्ट? आपने मल्टीपोलैरिटी की बात की. वी फेवर अ मल्टीपोलर वर्ल्ड जहाँ पे हम भी एक पोल है, चाइना भी पोल है, यूएस भी पोल है, EU प्रोबेबली एक पोल है, रशिया एक पोल है. चाइना वांट्स इट टू बी अ बाइपोलर वर्ल्ड. करंट कॉन्टेक्स्ट में बोलूं,
हम our current view of the world is we want a multipolar world. China's view is we want a bipolar world. And eventually that bipolar will be unipolar. With 30, 40, 50 years, whatever, they plan big, they plan long. The Chinese 100 साल का strategy बनाता है. So the only power remaining will be China. तो वहां पे there is no scope for India. So naturally any cooperation तभी होगा जब we are equals. So in essence मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, China does not see us as an equal. तो where do we cooperate in that case strategically? अगर हम maximum नहीं बोलूंगा, मतलब there are a lot of things we can do, but strategically speaking, आप एक दूसरे को ये बोल सकते हैं कि वी नो आज हम हिस्ट्री के एक ऐसे फेज में हैं जहां पे बिकॉज बोथ ऑफ अस एम्बिशियस राइजिंग पावर्स, इन्फ्लुएंशियल पावर्स, नेचुरली कन्फ्रंटेशन होगा ही. बट हाउ डू वी बेस्ट मैनेज दैट कन्फ्रंटेशन, दैट रिमेन्स टू बी सीन. चाइना का जो अभी पोजीशन है उसने रशिया को ग्लोबली रिप्लेस कर दिया है. एक यूएस की इकोनॉमी है जो कि आई थिंक 30-40 ईयर्स डाउन द लाइन ये 2 मेजर इकोनॉमीज बताई जा रही हैं अलॉन्ग विद इंडिया. तो इंडिया के लिए कितना सस्टेनेबल है चाइना से ये कॉन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड रखना इकोनॉमिकली भी, क्योंकि इस चीज़ के इफेक्ट्स हैं. और आपने बोला कि चाइना थोड़ा निडल करता रहेगा. तो इस चीज़ के लिए हमें बेस्ट क्या कर सकते हैं? हम थोड़ा पाकिस्तान के साथ इश्यूज सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि हमारी ग्रोथ हम तेज़ी से रख पाएँ, वरना हम इन्हीं सब चीज़ों में उलझे रहेंगे और एक ग्लोबल पावर बनने से दूर हटेंगे. जी देखिए, जब रशिया वर्सेस यूएस था कोल्ड वॉर एरा में, उसको कोल्ड वॉर 1.0 कहा जाता था. आज इसी चीज को कोल्ड वॉर 2.0 कहा जाता है, मीनिंग यूएस इज द कांस्टेंट, रशिया हैज बीन रिप्लेस्ड बाय चाइना. बट कोल्ड वॉर 2.0 कोल्ड वॉर 1.0 पे बहुत बड़ा अंतर ये है कि वन ऑफ द रीजंस कि सोवियत यूनियन का ब्रेकडाउन हुआ वो ये था कि इट वाज नॉट अ इकोनॉमिक पावर हाउस. सो इन मेनी वेज चाइना ने वो सारी लेसन्स लर्न की है फ्रॉम द फॉल ऑफ द सोवियत यूनियन एंड दे हैव बिकम अ मेजर इकोनॉमी, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी आज के डेट पे. सो अभी करंट कॉन्टेक्स्ट में मूविंग इन द फ्यूचर एज वेल, यूएस और चाइना के जो रिलेशंस रहेंगे दैट विल मेजरली डिसाइड वर्ल्ड पॉलिटिक्स एट अ लेवल. वेयर इज द स्कोप फॉर इंडिया यहाँ पे? देखिए, फॉर इंडियाज बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कोर्स वी आर क्लोज यूएस के साथ एज अ डेमोक्रेसी. एक नेचुरल पार्टनरशिप भी कहा जाता है. आज करंटली चैलेंजेस ऑफ कोर्स है. इवन विद चाइना हमने हमेशा ये कहा है कि वी डू नॉट वांट वॉर, वी डू नॉट वांट एनी टेंशन विद चाइना. वी वांट, वो टर्म मैंने पहले यूज भी किया है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस. बट क्योंकि हम भी एक राइजिंग पावर है तो एक नेचुरल सेंस ऑफ कंपटीशन कॉन्फ्रंटेशन आ ही जाता है. अभी इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, द लॉट ऑफ वेज. अगर हम वैसे देखें तो वन ऑफ देम कुड बी आवर कांस्टेंट ग्रोइंग पार्टनरशिप विद रशिया. ऑफ कोर्स रशिया बिकॉज ऑफ इट्स एक्शंस यूरोप में यूक्रेन को इन्वेट करके, इट इज ट्राइंग ऑल्सो टू सिग्नल दैट वी आर स्टिल द डोमिनेंट पावर, मिलिट्री पावर, लैंड पावर इन द वर्ल्ड. एंड ऑल्सो अगर आप देखें कि रशियन इन्वेशन को सस्टेन किसने किया है, इट इज चाइना. इंडियन ऑयल बताते हैं, बट यू लुक एट द फिगर्स, द वे चाइना इज बाइंग, द वे ईयू हैज बीन बाइंग फ्रॉम चाइना, फ्रॉम रशिया. आवर पार्टनरशिप यूएस के साथ इन द फ्यूचर, आई से कि इवन डोनाल्ड ट्रम्प के अभी भी जो उनका टेन्योर रहता है, इवन अगर एक बार ट्रेड डील साइन हो जाता है, थिंग्स विल कम टू नॉर्मल कोर्स. एंड विद चाइना अगर हम बोले वैसे, वी विल ऑलवेज लुक टू प्ले एक रोल कि हम यूएस पॉन नहीं है. वी डू नॉट विश टू कंटेन यू. बट क्या इसका मतलब ये है कि चाइना विल स्टॉप सीइंग इंडिया एज अ थ्रेट? नहीं, हमें ये भी पता है. बट टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम फ्रॉम बोथ चाइना एंड द यूएस, ऑल्सो फ्रॉम रशिया फॉर दैट मैटर, हमारी स्ट्रेटेजी वो होनी चाहिए. कमिंग टाइम्स चैलेंजिंग है, मोर चैलेंजिंग. आप अगर एम्बिशियस हो तो आपके चैलेंजेस और भी डेफिनेट होते हैं. आपके फेस को इट फेसेस यू एट द फ्रंट. हाउ यू नेविगेट देम, एनीथिंग वी से कैन बी स्पेकुलेटिव. बट हम ये जरूर कर सकते हैं कि वी ट्राई टू बिल्ड ट्रस्ट. एंड ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंटली,
द रीजन कि आज दोनों यूएस एंड चाइना सुपर पावर्स हैं बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द इकोनॉमी. अगर हम अपना इकोनॉमी को ग्रो करें, in that case we'll have maximum leverage. How did China replace Russia? It's not because of military hardware or military power. It's first because of sheer size of economy. So that is a non-negotiable हमारे लिए. हम 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं. We are close to that. 10 ट्रिलियन बनिए, 15 की सोचिए. When you come at a parity की gap is very narrow between India, China and US. उस टाइम पे आपका leverage काफी ज्यादा रहेगा compared to आज जितना है. तो one of the sure ways for us is to develop economy. उसके लिए we also have to open our economies. अब आप शायद ये भी पूछ सकते हैं कि should we open our economy to Chinese investments? मैं बोलूंगा अगर नॉन सेंसिटिव सेक्टर में है, why not? Chinese mobiles rule the Indian market. आप खोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स. How did China develop? यूएस ने इन्वेस्ट किया हेवीली चाइना पे, यूरोप ने इन्वेस्ट किया चाइना पे हेवीली, जापान पे इन्वेस्ट किया हेवीली चाइना पे. We may also look at it from that angle. So the only sure short way which I can speak of other than anything else will be to open up our economy even further, developing our economy, becoming a production powerhouse, industrial powerhouse. किसी भी सुपर पावर का बैकबोन होता है इंडस्ट्री. लुक एट एनी सुपर पावर. चाइना ने क्या किया? देयर मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड. जो स्ट्रेंथ चाइना का है वो क्या है? मैन्युफैक्चरिंग हब है. So that could be, a definite path for us to navigate and manage the so-called rivalry between two nations in the name of US and China moving forward. हमारी स्ट्रैटेजी इकोनॉमी और अगेन स्ट्रेंथ जो रहेगी ताकि बॉर्डर पर चाइना कुछ ऐसे मिस एडवेंचर ना करे वो रहनी चाहिए. दो सिनेरियो अगर देखें, एक तो यूएस अगर ताइवान अगर चाइना इन्वेड करता है ताइवान में और यूएस उसके एंटी आ जाता है, उस केस में इंडिया का क्या रोल रहेगा? क्या आई थिंक फ्यूचर में इंडिया क्या करेगा? और दूसरा केस अगर एक G2 की आजकल बात हो रही है कि अगर G2 में चाइना और यूएस आपस में कोलैबोरेट करते हैं ज़्यादा, तो उस केस में इंडिया के क्या एक्शन रहने चाहिए? ये दोनों थोड़े ऑपोजिट सिनेरियोज हैं क्योंकि एक में यूएस और चाइना साथ आ रहे हैं, एक में अगेंस्ट रहेंगे. तो दोनों केस में इंडिया के लिए क्या आगे के स्टेप्स रहेंगे? See, I'm very happy with the fact कि आपने ताइवान के ऊपर क्वेश्चन रेज किया है, बिकॉज अगेन आई एम वेरी हैप्पी. ताइवान का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हमारे देश को समझ में आ रहा है अभी. क्यों और कैसे? फर्स्ट थिंग, अगर डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन यूएस एंड जापान ऑन वन साइड एंड चाइना ऑन द अदर, मुझे नहीं लगता कि हम मिलिट्रीली इंटरवीन करेंगे. वो हमारे इंटरेस्ट पे भी नहीं होगा. ना कि हमारे पास उतनी शायद फोर्स प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी है कि हम उस रीजन में जाके ताइवान स्ट्रेट में हम फोर्स प्रोजेक्ट करें, वी प्ले रोल मिलिट्रीली. बट कमिंग टू द क्वेश्चन कि ताइवान का डिफेंस ओवरऑल क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आप जियो स्ट्रेटेजी समझिए. इफ चाइना डिफीट्स ताइवान मिलिटरीली, it will be very easy for China कि वो अपना entire military focus they can put it on their western side, meaning our western side. So defense of Taiwan कि चाइना मिलिटरीली एंगेज रखे उस रीजन में ताकि उनका इतना फोकस या एंटायर फोकस हमारे बॉर्डर पे ना हो, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इन दैट केस ताइवान का एज अ फ्री फ्लोइंग डेमोक्रेसी, एज अ डेवलप नेशन रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है. लेकिन मैंने आपको यह कहा कि हम मिलिटरीली एंगेज नहीं करेंगे, बट हमारे मिलिट्री सर्कल्स में, आर्मी सर्कल्स में, डिफेंस सर्कल्स में ताइवान का इंपॉर्टेंस इन रिसेंट केस बहुत बढ़ गया है. उसके कुछ कारण है. सबसे पहला कारण है, सबसे मेजर रीजन, ताइवान इज वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज जो क्लासिक चाइनीज मिलिट्री फॉर्मेशंस समझता है, बिकॉज दे हैव फॉट अ वॉर अगेंस्ट ईच अदर. चाइनीज सिविल वॉर जो था, इट वाज बिटवीन द नेशनलिस्ट्स एंड द कम्युनिस्ट्स. जो नेशनलिस्ट जो थे वो जाके ताइवान में बस गए, एंड माओ बीइंग द कम्युनिस्ट लीडर, दे रिमेन्ड इन द मेनलैंड. सो दे हैव फॉट अगेंस्ट ईच अदर. सो वो एक एंगल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन फॉर द यूएस फॉर दैट मैटर. हमारे आर्मी ने, मिलिट्री ने
स्टडी ऑर्डर किया है in case of conflict in the Taiwan Straits. That is new. Couple of years back, 3 former defense chiefs हमारे देश के they visited Taipei. तो आप देखिए कि एक constant Taiwan not as an economic powerhouse that is there, but the military angle, strategic angle of Taiwan, the importance of Taiwan हमारे देश में it's growing. So Taiwan increasingly हमारे लिए important होता जा रहा है, but एक limitation based में है. Officially, there's something called One China policy, meaning both Taiwan and China are one. There is only one China. क्योंकि China भी ROC है, Republic of China, and China is PRC, People's Republic of China. But policy Chinese government ये बोलती है, I mean PRC बोलती है कि there is only one China and Taiwan is a part of China. तो अगर हम चाइना के साथ PRC के साथ अगर हम रिलेशनशिप को थोड़ा सा नर्चर या ग्रो करने की कोशिश आज के डेट में खास करके कर रहे हैं, तो ताइवान का स्कोप ऑटोमेटिकली वहां पे थोड़ा लिमिट हो जाता है. बट ताइवान एज अ मिलिट्री एंगल, स्ट्रेटेजिक एंगल, डिफेंस ऑफ ताइवान हैज बिकम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट फॉर अस. उसके साथ आपने ये पूछा कि implications of G2. अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कैसे यूएस चाइना राइवलरी विल डिफाइन कि जियोपॉलिटिक्स या वर्ल्ड का फ्यूचर कैसा रहेगा आगे चल के. डेफिनेटली सो. चाइना में एक कहावत है, अगेन आई एम यूजिंग अ लॉट ऑफ एकेडमिक जार्गन टर्म्स, आई होप इट्स यूजफुल फॉर योर ऑडियंस. उनका एक जो लीडर था तांग शाओपिंग, चाइनीज में अगर मैं वैसा नाम प्रोनाउंस करूं, he introduced a policy called hide your strength, bide your time. तो ये कोड चाइनीज फॉरेन पॉलिसी के साथ लागू होता है कि आप मत दिखाइए आप कितना स्ट्रांग है. यू रिमेन लो, स्टे लो, लो प्रोफाइल मेंटेन कीजिए और अपने पावर को इन द मीन टाइम चुपचाप से यू बिकम मोर पावरफुल, इकोनॉमिकली पावरफुल. दैट वाज चाइना इन द 80s, लेट 70s, अर्ली 80s और फ्रॉम देयर 2013 में दैट बिकेम, जब चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया, दैट बिकेम इट्स नो लॉन्गर हाइड योर स्ट्रेंथ बाइड योर टाइम, वी आर हियर. 2017 में शी जिनपिंग ने उनके सीपीसी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के प्लेनरी में बोला कि दिस इज अ न्यू एरा. आई एम कोटिंग ऑफिशियली फ्रॉम हिम. And China must take center stage of the world. So from hide your strength, bide your time say, China must take center stage of the world. They have achieved that. Hide your strength, bide your time worked for China. And because it worked, they are now saying in 2017, almost a decade back, we must take center stage of the world. इस context में अगर आप देखें, they have done that successfully. 2025 में अगर हम बात करें, it was not China which called for attention. China ने नहीं अनाउंस किया ट्विटर पे जाके कि it's the G2. डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया the G2 shall be convening shortly. मीनिंग यूएस ने ऑफिशियली एक्नॉलेज किया कि yes China you are our equal. China built itself silently. अगर आप उस समिट, एपेक समिट साउथ कोरिया में जो था, अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें बिटवीन टू लीडर्स, यू सी डोनाल्ड ट्रंप वाज फिजिटिंग. शी जिनपिंग वाज एकदम, ही वाज वेरी स्टॉइक बॉडी लैंग्वेज, मीनिंग दे आर कॉन्फिडेंट दैट दे हैव अराइव्ड एंड दे नेवर बेग्ड टू बी कॉल्ड अ सुपर पावर. दे डिड देयर वर्क. द सोल सुपर पावर, सो कॉल्ड सुपर पावर हिमसेल्फ, उन्होंने बोला कि G2 is here. So they are officially acknowledging G2 is here. Let me also give you a bit of background to it. Many US के internal reports, उन्होंने ये बताया है recently कि US cannot win a war against China. These are the reports of US think tanks which advise the government on these matters. So the scenario कि आप, you are the sole superpower, at least you perceive yourself to be the sole superpower, is no longer there. आज के कॉन्टेक्स्ट में जितने भी ग्लोबल थिएटर्स है, फॉर एग्जांपल एक इंडो पैसिफिक थिएटर है, मिडिल ईस्ट थिएटर है, यूरोपियन थिएटर है, इंडोनेशियन थिएटर है, आज के डेट में यूएस कैन नॉट स्ट्रेच इटसेल्फ
in more than 2.5 theaters. Europe में it is entrenched. Indo-Pacific because US के periphery में है, it's very important for them. Other than that, US limit हो चुकी है आज, where they can play a very decisive role. जो space है has been taken by China. In that superpower rivalry, एक new world order, it's not, ऐसा नहीं है कि वो आ रहा है या होने वाला है. It has happened, वो हो चुका है. And any policy from here on, even our policy, हमारे देश की policy, has to take that into consideration. कि where do we stand उस दुनिया में जहां पे US and China एक साथ हो जाते हैं. एक आई थिंक अब हम अपने थोड़ा कंक्लूडिंग पॉइंट पर आते हैं और अपना जो बेस्ट फ्रेंड है पाकिस्तान उसकी थोड़ी बात करें. तो पहलगाम रिसेंटली हुआ, उसके बाद दिल्ली अटैक्स भी हुए और इंडिया माइट रिटेलिएट ऑन दिस जस्टली. बट पहलगाम में एक लोगों का बड़ा माइंडसेट था कि पहलगाम रुका क्यों. इंडिया ने अंदर गए, उन्होंने ब्रह्मोस भी यूज़ किया, अपने फाइटर्स भी यूज़ किए और इमेजरी भी दिखाई कि कितना हमने डिस्ट्रक्शन किया है. बट अगेन पाकिस्तानीज तो ब्रेन वॉश्ड हैं. हमने देखा काफ़ी लोगों ने हमारी रिसेंट वीडियोस पे भी पाकिस्तानीज ने सारा लिखा है. उनको यही ब्रेन वॉश किया जाता है कि हमने तो 71 में भी हमने विक्ट्री ली थी, ये सब चीज़ें. तो ऐसा ब्रेन वॉश्ड नेशन है, तो हमने फुल फ्लेजेड जाके पहलगाम में उस चीज़ का बेनिफिट क्यों नहीं लिया और जैसे बोलते हैं वन साइडेड चीज़ को क्लियर करके हमने क्यों नहीं दिखाया, और क्या हम नेक्स्ट अगर कुछ होता है तो हम उसमें जाएंगे. जी, ये मुझे पता है, ये क्वेश्चन आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत सारे लोग ये जानना भी चाहते होंगे कि व्हाई डिड वी स्टॉप. सी, पहले मैं आपको ये बता दूं वेरी हम्बली, मैं वेस्टर्न एशिया एक्सपर्ट नहीं हूं, बट मैं आपको इसका एक पर्सपेक्टिव दे सकता हूं, नुआंस पर्सपेक्टिव जो कि होगा. जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, ऑपरेशन सिंदूर क्या था पहले आपको ये समझना होगा. ऑपरेशन सिंदूर was not a full-fledged military operation या conflict या war. एक ऐसे ऑपरेशन करने के पहले there are some preset objectives, and once you execute, वो objectives आपके fulfill हो जाते हैं, you step back. अगर आपका escalation ladder conflict का ऊपर चढ़ते जाता है, then you take appropriate actions. But हमारे end से ये clear था कि we needed to show them जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमारे थे. आई मीन वी डिड दैट, वी स्टेप बैक. अब लोगों के मन में ये सवाल है कि अगर हमारे पास मौका था, इफ वी हैड देम ऑन देयर नीज, हमने पाकिस्तान को पूरा सबक क्यों नहीं सिखाया. मैं आपको ये बता सकता हूं चाइना बीजिंग में बैठे जो चाइनीज जनरल्स है, मिलिट्री प्लानर्स है, स्ट्रेटेजिक प्लानर्स है, इट इज देयर वाइल्डेस्ट ड्रीम to keep India occupied in a long-drawn, attritional land conflict. क्योंकि in that case, हमारे maximum resources will be on a western front. Right now, a bigger challenge for us is China entering the Indian Ocean. आप इमेजिन नहीं कर सकते द मैनर इन विच चाइना हैज एंटर्ड इंडियन ओशन, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए डायरेक्ट थ्रेट है. आजकल एक जोक चलता है इन द स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी कि परहैप्स चाइना को इंडियन ओशन के बारे में ज्यादा पता है इंडिया से. उन्होंने जितना काम किया है, देयर स्टडी वेसल्स एंड ऑल, लॉट ऑफ पोर्ट बिल्डिंग वो कर रहे हैं. So they will naturally want कि इंडिया का फोकस रिसोर्सेस वेस्टर्न बॉर्डर पे रहे. इंडिया कीप्स ऑन फोकसिंग ऑन पाकिस्तान. लॉन्ग एक कॉन्फ्लिक्ट चले, फुल फ्लेजेड वार हो, इंडियन आर्मी कमिट करे उस पे. नेशनलिस्ट फर्वर भी था वहां पे, तो उनको वहां फोकस करना चाहिए. बट यू सी दिस इज वेयर एंड हाउ हमारे स्ट्रेटेजिक प्लानर्स कितना मैच्योर है. ऑफ कोर्स वी सॉ थ्रू दैट. एंड मैं आपको और एक मजे की चीज बताता हूँ. जो यूजुअल सस्पेक्ट्स है हमारे पॉलिटिकल सर्कल्स में या सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स या इन्फ्लुएंसर्स जो आजकल टर्म यूज होता है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे वो भी आउट ऑफ नोवेयर आके
जो इंडियन आर्मी को गाली देते थे कि यस इंडिया शुड अटैक पाकिस्तान, इंडिया शुड एनाहिलेट पाकिस्तान, इंडिया को ये कर देना चाहिए, इंदिरा गांधी होता तो ये होता वो होता, बहुत शोर मचाया इन्होंने ताकि गवर्नमेंट को प्रेशर करे। पब्लिक नेशनलिस्ट है, पब्लिक विल वांट, पब्लिक को, जनरल मासेस को ये सब नुआंसेस नहीं पता होंगे, तो उन्होंने काफी दबाव बनाया, एक पॉलिटिकल प्रेशर भी बने देश में कि अरे मोदी जी आप तो यू से यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पीएम एवर, इंदिरा गांधी होते तो ये हो जाता, व्हाई डिड यू स्टॉप। अब इट्स माय गेस वर्क और योर गेस वर्क कि उनसे कोई ये बुलवा रहा था, some force which wanted India to fully commit to the western border for what ends, आप ये समझिए। This is the kind of situation जिसमें आज हम जी रहे हैं। So credit to the Indian government कि आपने full fledged commit नहीं किया so called पाकिस्तान को एक लेसन सिखाने के लिए। There is no permanent lesson for Pakistan, मैं आपको ये भी बता दूं। There is no permanent lesson। आपका लॉस होगा अगर आप full fledged एक एट्रिशनल लॉन्ग ड्रॉन कन्फ्लिक्ट में घुसेंगे उनके साथ। फोकस इन द रीजन जहां पे हमने ऑफिशियली कहा है द ओनली रीजन वेयर वी कैन प्रोजेक्ट पावर, हमारी सुपर पावर कैपेबिलिटीज जहां पे हम देखते हैं, दैट इज थ्रू द इंडियन ओशन रीजन। सो वी सॉ थ्रू दैट एंड क्रेडिट टू द गवर्नमेंट डिस्पाइट ट्रिमेंडस प्रेशर फ्रॉम बोथ पब्लिक, ऑपोजिशन, पॉलिटिकल क्लास, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, we achieved the objectives। जिसको समझना था वो समझ बैठा। 11 बेसिस गंवाने के बाद अगर वो देश नहीं समझता है या दिखाता है कि हम नहीं समझ रहे हैं, सो गुड ऑन देम एंड क्रेडिट टू गवर्नमेंट फॉर दैट मैटर। अगर अगले 10 दिन में या 15 दिन में सिंदूर 2.0 होता है तो उसकी स्केल आई थिंक थोड़ी ज़्यादा ही होगी उसकी। आप ये कह रहे हैं, मैंने सोशल मीडिया में अगेन एक काफी फनी सा एक किसी का पोस्ट देखा मैंने जो काफी धूम मचा रहा है कि मोदी जी अभी हमें ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ऑपरेशन तंदूर चाहिए। तो देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट ने कहा है ऑफिशियली कि एनी एक्ट ऑफ वायलेंस और टेररिज्म फ्रॉम हियर उसको हम एक फुल फ्लेजेड वार की तरह मानेंगे। जवाब तो आएगा, करारा जवाब आएगा, आना भी चाहिए, लेकिन फुल फ्लेजेड कॉन्फ्लिक्ट हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। स्कोप डेफिनेटली विल बी मच लार्जर। मैं और आप यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, माई गेम इज नॉट टू प्रेडिक्ट, माई जॉब इज नॉट टू प्रेडिक्ट, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि जरूर होगा। और ऑपरेशन सिंदूर 1.0 से इट विल बी मोर ब्रूटल, वी कैन ओनली वेट एंड वॉच। बट यस, ट्रस्ट अ गवर्नमेंट, ट्रस्ट अ आर्मी एंड स्टे यूनाइटेड एज अ पीपल। नेशनलिज्म, इंडिया इज वन, हमारे लिए बहुत जरूरी है एंड ये टेस्टिंग टाइम से हमारे लिए एज अ नेशन। एंड अगर हम इन चैलेंजेस को पार करते हैं एक साथ मिलके, तो डेफिनेटली नो वन कैन स्टॉप इंडिया फ्रॉम राइजिंग एज अ फ्यूचर सुपर पावर। थैंक्स अ लॉट सर। आई थिंक बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने आज बात की, इंडिया के ईस्ट से लेके यूएस पे, एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक जो बोलते हैं अब, और क्वाड पे, इंडिया के नेबर्स पे, चाइना थ्रेट को लेके, पाकिस्तान को लेके। सो बहुत इन्फॉर्मेटिव था एंड आई एम श्योर बहुत वैल्यू मिलेगी यूजर्स को भी। बहुत सारे जो सवाल होते हैं दिमाग में वो उसमें एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया आपने। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर टाइम एंड आई होप कि फ्यूचर में भी हम और डिटेल में अलग अलग टॉपिक पे बात कर सकें। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। थैंक यू एंड इट वाज माय प्लेजर कि आपने मुझे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।